परविंदर कौर जी आए हैं। ये मेरे पास आए थे करीब 1 साल पहले, लास्ट ईयर आए थे, सेम डे 31 जनवरी 2016 में आए थे। ये ऑकलैंड में रहते हैं, न्यूजीलैंड में, और उन्होंने मेरे बारे में देखा इंटरनेट से और यूट्यूब से देखा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इतनी परेशान हूँ तो मैं चली जाती हूँ, और इन्होंने आते ही मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आ गई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी, 3-4 महीने जितनी देर रहना पड़े मैं यहीं रहूँगी चंडीगढ़ में, और मुझे आप ठीक करके भेजिए। तो मैंने इनको बोला ठीक है, आपको दवाई शुरू करते हैं। तो आप इनसे पूछते हैं, प्रविंदर जी आप बताइए कि उस समय जब लास्ट ईयर आप आए थे तो क्या कंडीशन थी, कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता था, कैसे चल रहा था? लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मेरा एक तो ग्रेजुअल वेट डिक्रीज हुआ था बहुत ज़्यादा, अराउंड 20 किलो लूज हुआ था। 20 किलो 69 था और 48 हो गया था। और उसके बाद में दवाई फेल भी हो गई थी। उसके बाद जब यहाँ पर आई तो वॉशरूम में जाती थी अराउंड उस टाइम पे, मतलब मैंने नेट पे सर्च करके पहले ही परहेज शुरू कर दिया था, आखिर जो भी नेट पे बोला था, तो उससे मुझे वॉशरूम तो मैंने कम कर दिया था ना, बट फिर भी मतलब कितनी बार शुरू हो जाती थी अराउंड मे बी 30-40 टाइम्स अ डे। 30 से 40 बार जा रहे थे। हाँ, फिर मैंने नवंबर में सर्च करना शुरू किया था सर का सारा डाइट चार्ट वगैरह। फिर उससे मुझे फर्क, मतलब मैं ट्रैवलिंग करने के लायक हो गई थी, अदरवाइज मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने सारा डाइट चार्ट फॉलो किया, और उसके बाद मैं आई वाज लाइक हाँ मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पर आई और मैंने सबको बताया सारा कुछ। फिर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तब तो मैं एलोपैथी मेडिसिन भी खाती थी, स्टेरॉइड वगैरह दिए थे। तो स्टेरॉइड्स का मैंने देखा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैंने वो छोड़ दिया था बीच में, बट बाकी दवाइयाँ चल रही थी। फिर जब आपने दवाइयाँ दी उसके बाद 30 दिन में फ़र्क पड़ गया था, और दवाइयाँ भी कम कर दी थी एलोपैथी, और महीने बाद तो पूरी खत्म कर दी थी, मतलब 1 महीने बाद उनकी सारी एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो गई थी और स्टीरॉइड वगैरह सब बंद कर दिए। और उस समय करीब 30-40 बार टॉयलेट जाती थी, इवन दवाइयाँ खाने के बावजूद, और ब्लीडिंग भी थी, और बॉडी पेन और जॉइंट पेन और वीकनेस, और उनका वेट जो आज मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी इम्प्रूव है, 15 किलो बढ़ गया है। पहले बहुत ज़्यादा वीक थी लास्ट ईयर। तो इनको दवाइयाँ जो बेसिकली डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, संग्रहणी रोग बोलते हैं इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में। आयुर्वेद में रक्तातिसार, पित्तातिसार, आमातिसार, और इस सब का मिक्सचर है, सन्निपात है, कंबाइंड है। इसमें सारी बीमारी इकट्ठी समझ लीजिए कि पित्त भी निकलता है, आम भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता है, पस भी निकलती है, ब्लड भी निकलता है। तो कुछ भी खाना जो है पचता नहीं है, और पेशेंट जो है वो सूखता जाता है, पतला होता जाता है, और अल्टीमेटली इम्यूनोसप्रेसेंट दे के एजोरेंट टाइप के, एजोरेंट भी खा रहे है ना, हाँ, अजाथियोप्रिन शी वाज टेकिंग, आई रिमेंबर। तो अजाथियोप्रिन ले रहे थे ये, और उसको भी छुड़वाया। तो इम्यूनोसप्रेसेंट दे के, जो स्टीरॉइड दे के, और मेसाकोल मेसालाजिन दे के अल्टीमेटली बहुत साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और पेशेंट का फिर भी जो है वो कुछ होता नहीं है, अल्टीमेटली वो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो मैं जैसे अगर कोई बीमार मेरे साथ से जा रहा है तो मैं कितना हो जाती थी, कितना लो कर इतना वीकनेस हो गई थी इम्यूनिटी। तो अभी इनको कोई ब्लीडिंग नहीं है। पिछले कब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको? प्रॉब्लम तो मुझे मार्च में ठीक हो गई थी, पिछले मार्च में, मतलब पिछले जनवरी में आप यहाँ आए तो 2-3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद कभी कभी बीच में हो जाता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है जैसे शुरू में थी। तो अब आप कह सकते हैं मैं 100% ठीक हूँ? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, बट फिर भी मैं अभी भी डाइट का बहुत डाइट का ध्यान रखते हो? बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। पानी भी मैं, मतलब जैसे कहते हैं न्यूजीलैंड का पानी बहुत साफ है, बट फिर भी मैं उसको उबाल के ही पीती हूँ हमेशा। चलो ये क्योंकि अपनी डिजीज से काफ़ी डरे हुए हैं, हाँ। तो इसलिए आप ज़्यादा कॉशियस हैं, पर मेरे हिसाब से अब ये ठीक है। कुछ डाइट का तो ख्याल रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये डाइट चार्ट है जो मैं अक्सर अपने पेशेंट को बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। ये देख लीजिए, इसमें मिल्क, चीज़, चाय, लस्सी कईयों को सूट कर भी जाती है, पर ना ही लें,
मुझे सूट किया। हाँ, कईयों को लस्सी सूट करती है, पर वो देख लें, अगर आपको सूट करे तो आप ले सकते हैं। ये बाकी सब चीज़ें तो सूट नहीं करती, जैसे खट्टे फल हैं, दी सावर फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट, टमाटर, और ये जो मटर, फलियाँ, फूल गोभी, तरबूज, जो वायुवर्धक आहार है ना, ये चीज़ें ना लें। खरबूजा, खीरा, ये चीज़ें ना लें। तो ये सब चीज़ें जो है, कई लोग एलोवेरा का जूस पी लेते हैं, उससे भी कई बार पेट साफ चल पड़ता है, तो वो भी नहीं लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें लेने वाली हैं, जैसे अनार का रस रोज़ पिए 50 ml, 50 ml, इससे ज़्यादा ना लें। और खिचड़ी खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, केला ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मुझसे ओट्स ले सकते हैं, ओट्स नहीं ले सकते, दलिया नहीं ले सकते, जो भारी हैं, जो दूध के साथ चीज़ें बनती हैं। कॉर्नफ्लेक्स नहीं ले सकते, बिस्कुट नहीं ले सकते, रस नहीं ले सकते, इस तरह की जो थोड़ी भारी चीज़ें वो ना लो। तो उससे जो है, आयुर्वेद में तो वैसे भी कहा है कि पथ्य सत्य गदार्थस्य किम औषध निषेधनम, पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेधनम। मतलब कि अगर आप परहेज करते हो तो दवाई की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप परहेज ही कर लेते हैं। और अगर आप परहेज नहीं करते हो तो भी दवाई की क्या आवश्यकता है, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए परहेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पथ्य का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब आप सिर्फ आप इसलिए आए हैं आज कि एक मिलने, थैंक यू करने, और अपने वीडियो का, इन्होंने मुझे खुद बोला कि आपने मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया तो इन्होंने खुद अपना वीडियो, कहते हैं मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आप अपने आप बताइए, मैसेज दीजिए कुछ लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें और टाइम पे खाना और टाइम पे दवाई लेना। मेन इस प्रॉब्लम में यही है कि टाइम पर करना होता है सारा कुछ, और अगर फुल बॉडी रिकवरी चाहिए तो साथ में योगा भी ऐड करें। जैसे मैंने तो योगा करी है पूरा। कौन सा योगा किया आपने? मैंने फुल बॉडी योगा करी है, अच्छा। जॉइंट्स के लिए, खासकर जॉइंट्स बहुत। आसन वगैरह किए? हाँ। अब पहले तो मैं रिस्ट्रिक्टेड आसन करती थी, अब तो मैं सारा कुछ ही कर लेती सारा हूँ। कर लेते हैं। हाँ। बस एक्सर्शन, मतलब स्टमक एरिया का एक्सर्शन ज़्यादा बाल बातें ना करें। हाँ। तो बाल बाती में क्योंकि उसमें आंतड़ियाँ वीक होती हैं, तो शुरू में तो बाल बाती ना करें, मेरा ये मानना है। बाकी अनुलोम विलोम भस्त्रिका आप कर सकते हैं, बाकी आसन वगैरह भी कर सकते हैं। डाइट का ध्यान रखें। रनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं, और रनिंग प्लैंक्स वगैरह ज़्यादा नहीं करना। प्लैंक ना करें, जो रनिंग भी ना मतलब करें। स्टमक एरिया में एक्सर्शन दे परंतु जब धीरे धीरे अब आपके इंटेस्टाइन स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप सब कर सकेंगे। आफ्टर मेरे ख्याल से तो अभी भी कर सकते हैं आप, तो आफ्टर 1 or 2 months या 3 months। डॉक्टर साहब, हमारे पेशेंट जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ। वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी इन्हें। हाँ, इनको मेडिसिन जो है, अब तो मेडिसिन की लिस्ट अभी नहीं है मेरे पास, परंतु जो मैं रेगुलरली आमतौर पे जैसे मैं देता हूँ, एक तो अर्जुना के कैप्सूल देता हूँ। अर्जुना जो है वो शीतल द्रव्य है और संग्राहक है, और वो एस्ट्रिंजेंट है, तो कषाय रस प्रदान है। तो जैसे ही अंदर बॉडी इंटेस्टाइन में जाता है तो वो संकोचक है, ब्लड वेसल्स को संकोच करता था, व्रण रोपक है। व्रण रोपक मतलब वुंड हीलर, जो अल्सर्स हैं अर्जुन को हील कर देता है। अर्जुना मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे, एक कूलस्ट्रिन बी नाम की दवाई है, कूलस्ट्रिन ए नाम की हर्बल सप्लीमेंट है, कह सकते हैं उसको, आयुर्वेदिक दवाई है। तो उसमें जैसे मिमोसा प्यूडी का जो छुई मुई होता है, इसको हाथ लगाओ तो ऐसे हो जाता है ना, वो भी संकोचक है। तो जितनी भी संकोचक औषधियाँ हैं, वो संकोचक औषधियाँ मैं यूज़ करता हूँ, ताकि ब्लड जो है, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्टेड रहे और ब्लीडिंग ना हो, और इमीडिएटली ब्लीडिंग रुक जाती है। तो पित्ता बैलेंसिंग देता हूँ, उसमें पित्त को शांत करने वाली औषधियाँ हैं, और वाल, जहर, मुरा की, कामदूदा, मुक्ता, मोती, पर्ल वगैरह हैं उसमें प्योरीफाइड, तो पित्त को शांत करने की औषधियाँ हैं, पित्ता बैलेंस। इसी तरह से मैं वत्सक देता हूँ, वासा देता हूँ। वासा को तो रक्त पित्त की उत्तम औषधि माना गया है। रक्त पित्त एक ऐसी डिजीज है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ब्लड आना, ऊपर से ब्लड आए या नीचे से ब्लड आए या कहीं से भी ब्लड आए, तो वसाका उसकी उत्तम औषधि मानी गई है, वासा जिसको बोलते हैं, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो डायरिया को रोकने के लिए है, वो है वत्सक।
वत्सक बोलते हैं कुटज को, तो कुटज घन वटी मैं प्रयोग करता हूँ। कुटज भी ग्राही है और संकोचक है और कषाय रस प्रदान है और शीतल है। इसमें मेन ध्यान रखना है कि आपने ठंडी चीजें लेनी है, शीतल औषधियाँ यूज करनी है और उष्ण औषधियाँ नहीं यूज करनी है। जो भी गर्म है ना जिनकी तस्वीर, जैसे कि मैंने देखा है अभी रिसेंटली कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की भी मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, वो कर्क्यूमिन लिख रहे हैं। कर्क्यूमिन मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी तो है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलोपैथी डॉक्टर आजकल कर्क्यूमिन लिख रहे हैं। कर्क्यूमिन हल्दी को बोलते हैं, हल्दी का शब्द निकाला होता है। पर हल्दी जो है वो गर्म होती है, तो हल्दी जो है व्रण रोपण तो करेगी पर इरिटेट करेगी, तो उससे वो पित्त को बढ़ाएगी। तो हल्दी मैं नहीं रिकमेंड करता इसमें, ठीक है ना। आम पाचन के लिए हल्दी ठीक है, किसी को म्यूकस ज़्यादा आता है उसके लिए हल्दी ठीक है, पर ब्लड अगर ज़्यादा आता है तो हल्दी ठीक नहीं। तो इस तरह से अदरक नहीं लेना चाहिए, हल्दी नहीं लेनी चाहिए। जो गर्म चीज़ें हैं, तुलसी वगैरह के लोग तुलसी चाय पी लेते हैं। एलोवेरा भी भेदन करती है, भेदन कुमारी भेदनी शीता पित्ता नेत्र रसायनी, ये कुमारी एलोवेरा के बारे में। तो वो भेदन क्रिया उसका कारण, मतलब लूज मोशन परगेशन करना, तो इसलिए एलोवेरा का जूस भी नहीं रिकमेंड करता मैं इस समय। तो ये औषधियाँ वत्सक आदि चूर्ण हो गया, कुटज हो गया, बेल हो गया। बेल का फल भी बहुत यूजफुल है, बेलगिरी चूर्ण भी यूजफुल है, वत्सक आदि चूर्ण है, पित्ता बैलेंस हो गया। इस तरह की औषधियाँ मैं यूज करता हूँ। धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा टेस्टिमोनियल हमारे व्यूअर्स को दिया। थैंक यू।